नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें साइंस में से फिजिक्स वाला पार्ट 2025 का 6 सेट सभी हम सॉल्व कर चुके हैं। 2024 के भी 2 सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो आज करेंगे हम 2024 का सेट 3, जिसका कोड है 824 IL। इसमें से हम फिजिक्स वाला ही पार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स में पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। और सेम क्वेश्चन है दूसरा भी, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा चाहिए, आभासी और आकार में बड़ा। तो ध्यान से देखो, अवतल दर्पण से भी एक केस ऐसा था, लास्ट वाला केस, जब हम वस्तु को कहां पर, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते थे तो आभासी प्रतिबिंब बनता था। और सेम काम उत्तल दर्पण में कहीं भी रखते थे तो आभासी बनता था, लेकिन दोनों में अंतर था। आभासी दोनों तो था, लेकिन एक में बड़ा बनता है, एक में छोटा बनता है। तो जो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, और जो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। तो अगर वस्तु से आभासी दोनों में बनता है, अगर वस्तु से बड़ा कहे तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगर वस्तु से छोटा कहे तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है, वस्तु से तो आकार में बड़ा चाहिए तो कौन सा दर्पण हम यूज करेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण, उत्तल, अवतल, बी वाला पार्ट सही हो जाएगा आपका। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आभासी और आकार में बड़ा चाहिए। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, वैसे पता होना चाहिए आपको, जो काम अवतल दर्पण करता है, जहां जहां बस को रखने पर जैसे प्रतिबिंब बनाता है, वही सेम काम उत्तल लेंस करेगा। और जो काम उत्तल दर्पण करता है वही सेम काम अवतल लेंस करता है। ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, बस किरण आरेख का डिफरेंस होता है। बाकी प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, उनकी प्रकृति कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, जैसा भी होगा सब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का सेम होगा। उत्तल दर्पण और अ, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस का सेम होता है। तो जो काम यहाँ पे अवतल दर्पण कर रहा है, यहाँ पे वही उत्तल लेंस करेगा। इतना आपको याद रखना है। तो कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन उत्तल दिया है, तो उत्तल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है। तो ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, परिकिरण एक घटना होती है जब प्रकाश की किरणें छोटे छोटे वायुमंडल के छोटे छोटे कणों से टकराकर उनका परावर्तन होता है, तो उसमें से जो नीले रंग का परावर्तन होता है वो सबसे अधिक होता है। इसलिए जो है हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और कारण क्या हो जाएगा, कौन सी घटना होती है, प्रकीर्णन। ठीक है। विक्षेपण नहीं, विक्षेपण प्रिज्म में होता है, ध्यान रखना, क्योंकि एक ऑप्शन विक्षेपण भी दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। परावर्तन दिया है, अपवर्तन दिया, प्रकीर्णन, विक्षेपण, तो सी वाला ऑप्शन प्रकीर्णन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। चौथा है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, पहला ऑप्शन है जल में, दूसरा है कांच में, तीसरा हीरे में, चौथा निर्वात में। ध्यान से देखो, अगर आपको पता होगा विरल और सघन का कॉन्सेप्ट, विरल और सघन का, तो जब प्रकाश विरल माध्यम में, अगर मान लो 2 माध्यम है, एक विरल है एक सघन, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो ऑप्शन में निर्वात है, तो निर्वात से ज्यादा विरल और क्या ही होगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। कितनी होती है, आप वैल्यू याद रखना चाहें तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये भी याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है ये भी। और ऑप्शन कौन सा है ये, डी, ऑप्शन डी, निर्वात। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध ऐसे मान लिया, ले लिया हमने। ठीक है। R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है। यहाँ से एक बैटरी जोड़ दिया, बैटरी बोल लो या सेल बोल लो। तो निश्चित मान होता है, देखो पहले अगर आप ऑप्शन लिखा जाए तो उसमें वैद्युत धारा होगा, विभव होगा। क्या क्या ऑप्शन में दिया है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, सी है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
जब आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा आपके स्कूल या कोचिंग में कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उनमें समान धारा जाती है और विभव सबका विभवांतर सबका अलग अलग होता है। यानी कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ना, मान लो यहाँ से आई धारा निकली तो यही धारा इसमें भी जाएगी, यही धारा इसमें भी जाएगी, यही धारा इसमें जाएगी, आई फिर वापस आ जाएगी। तो धारा समान होती है और अगर समान विभवांतर सबका अलग अलग होता है, यहाँ का V1 V2 V3 अलग अलग विभवांतर होगा। ठीक है, विभवांतर हम निकाल सकते हैं V1 इक्वल टू V इक्वल टू आई अपान आर। तो आई अपान आर वन, यहाँ पे आई अपान आर टू, अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने देख निकालने के लिए तो बस याद रखना है श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। और अगर हमें समांतर क्रम दे दिया जाए तो उसमें विभवांतर समान होता है, सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान होता है और सब में धारा अलग अलग होती है अगर अलग अलग वैल्यू है तो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? धारा, सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान होती है, धारा समान होती है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन देख लेना एक बार। तीसरा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। तो विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन भी देख लो, कौन सा ऑप्शन में दिया है? सी ऑप्शन, वोल्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर तार है मान लो कोई, तो इसमें पहले ऑप्शन में पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए क्या पूछना चाह रहा है। पहली बात तो बल जो लगता है, बल की दिशा पूछ रहा है, तो बल ज्ञात कहाँ से करते हैं हम? चुंबकीय बल की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? 3 नियम बताया था आपको और कई बार क्वेश्चन में भी आ चुका है। एक तो फ्लेमिंग के एक दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम प्रयोग करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो ये 3 नियम है, तीनों को आपको याद रखना है, कौन सा कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ताकि आप जहां जरूरत पड़े लगा सकें। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है? एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है धारावाही चालक, मान लो इधर आपने चुंबकीय क्षेत्र मान लिया, ठीक है, तो इसके लंबवत ऐसे मान लो तार है, देखो तार धारा या फिर तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री लंबवत। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया है, कह रहा है कि इसमें जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा, कोई दिशा नहीं पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इधर उधर। ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी क्या पूछा है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर का मतलब क्या होता है? उसी दिशा में। तो क्या बल इधर लगेगा? नहीं लगेगा। या फिर पहले बल निकाल लेते हैं, चलो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज कर लो, बताया था FBI। इसको क्या, ये वाली उंगली जो क्या बोलते हैं इसको? तर्जनी। तर्जनी को हम किधर रखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इसको धारा की दिशा में। ये जिधर अंगूठा रहेगा वो हो जाएगी चुंबकीय बल की दिशा। तो इसको चुंबकीय क्षेत्र, धारा किधर है? ऊपर है, तो धारा ऊपर, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो तल के अंदर की तरफ आ रहा है चुंबकीय बल, तल के अंदर। चुंबकीय बल किधर आ रहा है? तल के अंदर आ रहा है। अब तल के अंदर आ रहा है तो ध्यान से देखना इसकी। ऐसे मैं 1 मिनट मार्कर लेके मैं समझाता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो ये हो गया, ये वाला मार्कर चुंबकीय क्षेत्र, इधर जो कैप है ना, जो कैप है वो डायरेक्शन बता रहा है। तो ये हो गया किधर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और धारा किधर है? ऊपर की दिशा में, ये धारा हो गया। और बल किधर लग रहा है? तल के अंदर। ध्यान से देखो, ये मार्कर बल की दिशा बता रहा है जो ब्लू वाला है, तो ये अंदर है, देखो ध्यान से। तो ये एक तो धारा के भी लंबवत है, इसमें इसके बीच कोण कोण 90 डिग्री का है, और ये तुम्हारा धारा के लंबवत, और ये चुंबकीय क्षेत्र इसके भी लंबवत है, इनके बीच कोण देखोगे तो भी 90 डिग्री है, और इनके बीच कोण देखोगे तो भी 90 डिग्री है। यानी कि वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत है बल की दिशा। अब यहीं से अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हो। पहला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, ये तो गलत हो गया, चुंबकीय क्षेत्र समांतर मतलब उसी दिशा में। बी वाला ऑप्शन दिया है चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समानांतर। धारा की दिशा के समांतर, ये भी गलत है, धारा के भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। तो ये वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। इसके लंबवत, इन कह रहा है इन दोनों दिशाओं के, कौन कौन सी दिशाओं? चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के लंबवत। मैं लिख दे रहा हूं एक बार यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र एवं
धारा की दिशा के लंबवत। ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उसमें दोनों लिखा है, तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं। तो कह रहा है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक में या फिर कार में, बस में, सब में कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण यूज होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है। मतलब वाहन कितनी दूरी है दर्पण से, बाइक से या फिर दर्पण से? 8 मीटर। तो ये होगी वस्तु की दूरी जिसका प्रतिबिंब हमें देखना है। पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी और कहाँ बनेगा। तो सीधा सीधा आप देखो, क्वेश्चन बड़ा सा लिखा हुआ, वर्ड देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप देखेंगे उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण बना लो एक। उत्तल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है। वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? ले 4 मीटर वक्रता त्रिज्या, 4 मीटर। तो वक्रता त्रिज्या का काम हमें होता नहीं है। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी कितनी होती है? R/2, 4/2। ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई? 2 मीटर, और प्लस की होगी। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव हम लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें वस्तु कितनी दूरी, मान लो ये बाइक में ये दर्पण लगा हुआ है, वस्तु कितनी दूरी पर रखा है? मान लो एक वाहन यहाँ पे है, ऐसे हम वस्तु बना लेते हैं। कितनी दूरी पर है? 8 मीटर पर है ये। 8 मीटर पर है। बस कितनी, किसी समय 8 मीटर पर। तो गणना करके बताइए उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी और कहाँ बनेगा। कितनी दूरी और कहाँ बनेगा? कितनी दूरी यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी निकालना है हमें, v निकालना है। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र यूज कर लो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/u इधर लाएंगे तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा? 1/f में रखेंगे +2, माइनस 1/u की जगह पे रखेंगे u हो जाएगा -8। u प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी तो नेगेटिव ही होगी। 1/-8 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम हो जाएगा। जैसे सॉल्व करना चाहते हो आगे आपकी मर्जी। 2 जो के 8 प्लस 8 एक के 8, 5/8। 5/8 ये अब 1/v आया है। v निकालेंगे तो इसको रिवर्स करेंगे और इसको भी रिवर्स व्युत्क्रम ले लेंगे, तो v बराबर हो जाएगा 8/5। सारी दूरी मीटर में रखा है तो मीटर में आएगा। चाहो तो इनको दशमलव में सॉल्व भी कर लो। 5 एक के 5, 3 बचा। दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। 5 छक्के 30, तो कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर। मीटर में ही लिखेंगे आंसर, क्योंकि सारी चीजें मीटर में दी गई हैं। तो कितनी दूरी पर बनेगा, ये तो इसका जवाब हमें मिल गया। कहाँ पर? 1.6 मीटर। और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में आपको पता होना चाहिए, कहीं भी वस्तु रखें सब जगह पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में, या फिर बोले हम दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? तो ये बोल सकते हैं दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और अगर कुछ चीजें बतानी हो इसके बारे में तो आभासी बनता है, सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, जो भी चीजें आपको पता आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, मतलब क्लियर विजन नहीं मिलता है दूर की वस्तुओं का, और पास की वस्तुएं क्लियर देख सकता है, तो उसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कहाँ तक देख सकता है? 80 मीटर, मतलब पास की वस्तुएं अपने पास से जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर 80 मीटर तक क्लियर देख सकता है, उससे दूर नहीं देख सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये कंफर्म कर लेते हैं, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो उसे देखने के लिए हमें अवतल लेंस की जरूरत होती है। तो आपको याद रखना है अवतल लेंस। ठीक है, क्यों अवतल लेंस की जरूरत होती है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन में वो नहीं करना, हमें न्यूमेरिकल करने से मतलब है। अवतल लेंस होगा और कितनी फोकस दूरी का होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो 80 मीटर तक देख सकता है वो, इसका मतलब क्या हुआ? अनंत वाली वस्तु को, दूर वाली वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। अगर हम एक ऐसा लेंस यूज करें जो दूर वाली वस्तुओं का, जो दूर वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब 80 मीटर या उसके अंदर बना दे,
तो वो उस वस्तु को देख सकेगा। यही बात तो होगी। इसका मतलब क्या हुआ? 80 मीटर तक देख सकता है और दूर वाली वस्तु को नहीं देख सकता। एक ऐसा लेंस हमें प्रयोग करना है जो 80 मीटर से जो दूर वाली वस्तुएं हैं उनका प्रतिबिंब 80 मीटर या 80 मीटर के अंदर बना दे। तो हम कहेंगे कि हाँ, अभी ये वस्तु देख सकता है क्लियर। ठीक है, तो अवतल लेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? 80 मीटर पर। ठीक है, वस्तु कहां पे है? अनंत वाली वस्तु को देखना है। ठीक है, कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं हम? अवतल लेंस प्रयोग करें ना, ये। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब किधर बनेगा? याद करो, उत्तल दर्पण में जिधर जितना बनता था, आभासी बनता था ना उत्तल दर्पण में, तो अवतल लेंस में वही सेम प्रतिबिंब आभासी मतलब इधर ही बनता है। तो माइनस आता है ये, बात ध्यान रखना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है वस्तु की तरफ ही बनता है, और वस्तु की तरफ ही बनता है तो वस्तु निगेटिव होती है, तो ये भी निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव हो जाएगी। और या यू इन्फिनिटी मतलब अनंत वाली वस्तु को देखना है, तो वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। अब हमें इसकी फोकस दूरी निकालना है। लेंस वाला फार्मूला यूज कर लो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख दो, 1/f इक्वल टू 1/v की जगह पे माइनस 80 रख देंगे, और माइनस 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा? इन्फिनिटी के केस में माइनस प्लस नहीं, क्योंकि डिवाइड होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/-80। ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। इसको रिवर्स कर दो तो f इक्वल टू हो जाएगा -80। -80 देख लो, यहाँ पे -80 मीटर है ना, मीटर में वैल्यू रखी गई है तो मीटर में आएगी फोकस दूरी। क्लियर बात समझ में आई? माइनस आ रहा है यहाँ से भी। हम अगर देखो, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये साइन आपको जब पता होगा उत्तल अवतल लेंस यूज करेंगे तभी हम माइनस ले पाएंगे ना। अगर क्योंकि अगर ये साइड आप प्लस ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, आप समझेंगे कि ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम प्लस लेते हैं, अवतल की माइनस। तो यहाँ पे माइनस अब आ रहा है, इससे भी आपको पता चल रहा है अवतल लेंस। लेकिन ये बात आपको पहले पता रखनी पड़ेगी। अगर अवतल लेंस नहीं पता होगा आपको कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस रखते हैं, तो अगर उत्तल सोच लेंगे तो उत्तल के लिए तो प्रतिबिंब जो है पॉजिटिव हो जाएगा ना, इधर बनता है, तो वो उसकी पॉजिटिव रख देंगे, और ये प्लस रख दिया तो ये भी प्लस आ जाएगा, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि उत्तल लेंस यूज किया गया। तो इसलिए ये चीज निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं, ये भी दिमाग में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये क्वेश्चन ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, क्यों यूज करते थे हम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा है तो उस पर जो बल लगता है उसकी दिशा बताने के काम आता है। तो क्या होता था इसमें? अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका को परस्पर लंबवत संयोजित करते हैं हम, और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, मध्यिका को धारा की दिशा में रखें, तो अंगूठा जिधर होगा वो चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही आपको। अभी मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूँ कि यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यिका को परस्पर लंबवत संयोजित करें तथा तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, मध्यिका को धारा की दिशा में रखें, तो अंगूठा जो है अ, आपको चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, या फिर चुंबकीय बल की दिशा में होगा। यही लिखना है इतना। और बनाना हो तो फिगर डायग्राम बना सकते हो आप, ऐसे करके होता है अंगूठा, और ये तर्जनी, और इधर करके होता है आपका मध्यिका। बाकी दो उंगलियां ऐसे मोड़ दो। भोल भोल सही ना लेना डायग्राम। अब ये एफ बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र, ये करंट की दिशा को बताएगा। और क्या कह रहा है? और चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर? मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर एक धारावाही चालक रखा है, तो इस पर जो लगने वाला बल होता है उसका सीधा सीधा फार्मूला आपको याद रखना है। आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है। बी आई एल बोल दो, या फिर आई बी एल साइन थीटा। ध्यान से देखो क्या क्या होता है। मान लो ये चालक तार की लंबाई एल है, तो आई बी चुंबकीय क्षेत्र इंटू एल चालक तार की लंबाई साइन थीटा। थीटा क्या है? ये तार की लंबाई एल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक है,
तीनों सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ डायरेक्टली यानी कि समानुपाती है आई के। किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो आई पर, बी पर, एल पर और साइन थीटा पर। तो कैसे निर्भर कर रहा है ये भी देख लेते हैं। समानुपाती है आई के, तो यानी कि धारा बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा। ठीक है, धारा बढ़ाएंगे तो हम इसको, आप अपने शब्दों में लिखना है, धारा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बल बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती है, तो सीधा सीधा चुंबकीय क्षेत्र अगर बढ़ाएंगे तो भी बल बढ़ेगा। लंबाई के भी समानुपाती है, तो अगर लंबाई बढ़ाएंगे, जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा बल लगेगा, लंबाई बढ़ेगा। साइन थीटा के भी समानुपाती है। साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक देखो, जीरो से लेकर साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, 90 पे मैक्सिमम होती है। तो जीरो से 90 पर, जीरो पर सबसे न्यूनतम कम होगा, जीरो होगा, और 90 पर अधिकतम होगा। तो हम अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो क्या होगा? बल अधिकतम होगा। बल अधिकतम होगा, तो लिख सकते होगा थीटा पर कैसे अधिकतम होगा। ठीक है, जीरो पर साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो बल जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर इसके समांतर ऐसे हम रख दें तार को ना, इसमें धारा प्रवाहित करें, तो इस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा क्या हो गया? जीरो, तो कोई बल नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दो पार्ट होते हैं, अथवा और एक ये क्वेश्चन। तो दोनों में से कोई एक करना होता है आपको। पहला है घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। तो ये क्वेश्चन इससे पहले मैं शायद 2025 और 2024 के दो 8 सेट में कम से कम 3 से 4 बार मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। 2025 के दूसरे सेट में था, तीसरे में भी थोड़ा बहुत पार्ट था, ऐसे करके आप देख लेना, जहां भी क्वेश्चन मिले आपको वहां जाकर कर लेना, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला। इसमें करना क्या होता है, आपको पूरा डायग्राम बनाना होता है और उसके बारे में। 3 वायर होते हैं, एक फेज वायर, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जीवित तार, लाइव वायर, और एक उदासीन होता है, और एक अर्थिंग वाला तार होता है। कलर वगैरह बताना होता है, तो मैंने डिटेल में कराया है। और बाकी आपके नोट्स में इसके बारे में अच्छे से एक डायग्राम बना होगा, जो कुछ लिखा होगा आप उनको पढ़ लीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अभी तक आते हुए कम से कम 4 सेट में ये क्वेश्चन मिल चुका है, और चारों जगह पे 6-6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसको इग्नोर मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं 3 से 4 बार करा चुका हूँ। का ये वाला पार्ट देखते हैं, अथवा वाला। दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध, सेल से प्रवाहित धारा तथा 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे हम? ध्यान से देखिए, इन दोनों को आपको दिख रहा होगा, ये किस में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, ठीक है। अगर दोनों का विभवांतर सेम है तो समांतर क्रम में होते हैं, या फिर धारा अलग अलग जा रही है, ऐसे सोच सकते हैं आप। तो 6 ओम पहले हम देखो सीक्वेंस में करेंगे। पहले क्या करेंगे? 6 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है। 2 ओम समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इनको कैसे कराएं? अगर समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? ऊपर दोनों को R1 R2 अपान R1 प्लस R2। आप सीधा दो प्रतिरोध के फार्मूला या दो प्रतिरोध के लिए फार्मूला याद रखिए। और अगर फार्मूला नहीं याद है तो 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों में से जो करे। मैं फार्मूले से कर दे रहा हूँ, आप एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ। R1 R2 अपान होता है R1 प्लस R2। ये सिर्फ दो के लिए लागू होता है, अगर दो से ज्यादा है, तीन है, चार है, तो आपको वही चीज करना पड़ेगा। 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो दोनों को ऊपर गुणा कर देना है, R1 R2 यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, और R1 प्लस R2 6 2 8 हो जाएगा। तो 4 से काट दो, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 3/2। इसको डिवाइड करोगे, 3 का आधा क्या हो जाएगा? 1.5 ओम। 1.5 आ गया। यानी कि इन दोनों को हटाकर हम क्या कर सकते हैं? एक प्रतिरोध लगा सकते हैं, कितने का? 1.5 ओम का। चलो एक बार सर्किट और बना दे रहा हूँ। 1.5 ओम यहाँ हो गया, ये हो गया 0.8 ओम, और यहाँ पे बैटरी लगा देंगे 12 वोल्ट की। ठीक है, अब ये दोनों प्रतिरोध ध्यान से देखो किसमें है? श्रेणी में है। तो 1.5 ओम यहाँ पे लिखेंगे, 1.5 ओम का 0.8 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2, 1.5 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2.3 जोड़ दीजिए, 2.3। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इन सबको हटाकर, इन दोनों को हटाकर हम एक लगा सकते हैं, 2.3 ओम।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, जो कुल प्रतिरोध पूछा था, ये पहले का आंसर है। फिर दूसरा क्या पूछा, सेल से प्रवाहित धारा। तो सेल से प्रवाहित धारा, सेल किसी एक प्रतिरोध को देखकर धारा नहीं निकलता है, सेल जितना तुल्य प्रतिरोध आता है उसके हिसाब से सेल से प्रवाहित धारा। दूसरा क्या निकालना है हमें, सेल से प्रवाहित धारा आई बराबर होता है वी बटे आर। फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे, कौन सा, आर, आर इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध। जो फाइनल तुम्हारा रेजिस्टेंस आया है वो रखेंगे यहाँ पे, कोई एक प्रतिरोध या इनमें से कोई एक नहीं रखना है। तो वी कितना है, बैटरी कितनी लगेगी, 12 वोल्ट की। जब एक लगेगा तो उसके अक्रॉस वही हो जाएगा, यहाँ पे लगाओगे तुम 2.3 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी। तो वी कितना हो जाएगा इसके लिए, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट ही हो जाएगा, तो 12/2.3। इसको डिवाइड कर लो आप, क्या करोगे, एक जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटा दो, 120/23। तो तुम्हें डायरेक्ट डिवाइड ही करना पड़ेगा। 20 पंचे 100 और 20 छके, ग्यारह ज़्यादा हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 बार जाएगा, और 3 बचे 15, 115 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर 50, 23×2 = 46, 5.2 एम्पियर। डिवाइड कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है, 5.2 एम्पियर। तो ये दूसरे वाले का ऑप्शन आंसर हो गया। तीसरा पूछा, 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर यहाँ का ज्ञात हम कैसे करेंगे, V बराबर आई आर। तो ध्यान से देखो, इससे बैटरी से कितना धारा निकल रहा है, 5.2 एम्पियर निकल रहा है। 5.2 एम्पियर अगर निकल रहा है, आई बराबर 5.2 एम्पियर, तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में भी देखो, एक क्वेश्चन शायद बहुविकल्पी में भी था, इसी भी पेपर में था, कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो 5.2 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 5.2 एम्पियर इसमें भी जाएगा। तो यहाँ का विभवांतर क्या हो जाएगा, आई की जगह पर क्या रखेंगे, 5.2 एम्पियर, और आर प्रतिरोध तुम्हें दिया है 0.8 ओम। तो कितना हो जाएगा, तीसरा जो है आई, क्या पूछ रहे हैं, विभवांतर, वी बराबर आई आर कर देंगे। तो आई कितना है, 5.2 एम्पियर, और आर कितना है, 0.8 ओम। पूरा कर लो इनका। 8 दूनी 16, और 8 पंचे 40, एक 41, 2 अंक पे दशमलव दो, एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे, 2 अंक पे दशमलव है, 4.16 वोल्ट विभव है, तो वोल्ट। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये है, एक ये है, एक है पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तीनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। चलिए अब नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, तब तक आप इसको कर लीजिए।